सो हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु मोड। वेलकम बैक टू क्वांटम ट्यूटोरियल। सो आज हम लोग फिर से केमिस्ट्री का 7 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम लास्ट 5 टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। सो जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन के डिफरेंट टाइप जैसे कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिसप्रोपोर्शनेशन एक्सेट्रा जो भी है वो हम पढ़ने वाले हैं आगे। और उसके बाद जो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हम ये पढ़ेंगे इसमें कि रेडॉक्स इक्वेशन को साइंटिफिकली बैलेंस कैसे करना चाहिए और कैसे उसको बैलेंस कैसे रखना चाहिए करके। देन हमारा जो थर्ड टॉपिक रहेगा रेडॉक्स रिएक्शन एज द बेसिस फॉर ट्राइट्रेशंस। सो कैसे रेडॉक्स रिएक्शन का यूज़ रेडॉक्स ट्राइट्रेशन में होता है केमिकल एनालिसिस के लिए, तो वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। सो ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट हर जगह परफेक्टली अप्लाई नहीं होता, उसकी लिमिटेशंस भी समझेंगे। एंड उसके बाद लास्ट जो हमारा रहेगा रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस। सो और लास्ट में देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम में कैसे वर्क करता है, जैसे इलेक्ट्रोड प्रोसेस और सेल्स में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। So redox reaction can be classified into 4 main types, that is combination reactions, decomposition reaction and displacement reaction और आखिरी में disproportionation reaction। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीजन रिड्यूस करता है। देन उसके बाद जो डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कंपाउंड ब्रेक होकर दो या ज़्यादा जो सिंपलर सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखना, तो स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों जो है वो अकर कर रहे हैं। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कंपाउंड से रिप्लेस कर देता है। जैसे जिंक और कॉपर है, तो यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज होता है और कॉपर रिड्यूस होता है। मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे जिंक और कॉपर है, तो इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स की जो यहाँ पे जिंक है वो ऑक्सीडाइज होता है और कॉपर जो है रिड्यूस होता है। उसके बाद डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें एक स्पेशल टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें सेम एलिमेंट एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। जैसे हाइड्रो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसका ऑक्सीजन साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों शो करता है। सो दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन, दैट लॉस ऑफ loss of electrons and reduction that is gain of electron occurring simultaneously। so इन सभी रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और रिडक्शन जो कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो एक साथ अकर करता है, इसी वजह से इन्हें रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जो पहला टाइप्स ऑफ रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है उसका जो पहला पॉइंट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें दो या ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसका जो जनरल फॉर्म होता है A+B, दैट इज C। सो इस टाइप की रिएक्शन में रिएक्टेंट्स मिलकर एक ही कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और उसके बाद फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन रेडॉक्स एटलीस्ट वन रिएक्टेंट मस्ट बी इन एलिमेंट स्टेट। सो यहाँ पे स्टूडेंट ये देखना कि हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता, किसी रेडॉक्स रिएक्शन के लिए ज़रूरी है कि कम से कम एक रिएक्टेंट एलिमेंटल स्टेट में हो, तो इससे रेडॉक्स रिएक्शन और जो ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। देन यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए हैं, तो सबसे पहले एग्जांपल क्या है यहाँ पे, कार्बन ऑक्सीजन। तो C+O2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन जो रिड्यूस हो रहा है। देन यहाँ पे जो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का है, मैग्नीशियम नाइट्रेट नाइट्राइट, तो यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्राइट जो है वो क्या हो रहा है, रिएक्ट करके जो मैग्नीशियम है और नाइट्रोजन है वो रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइट नाइट्राइट बनाता है, जिसमें मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होता है और नाइट्रोजन रिड्यूस होता है। उसके बाद एग्जाम्पल 3 यहाँ पे जो है मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, तो इस रिएक्शन को कंबशन रिएक्शन भी कहते हैं स्टूडेंट्स। और साथ ही में यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या है, मोस्ट कंबशन रिएक्शन
are redox reaction because oxygen act as an oxidizing agent. So most combustion reaction में ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है और दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर रिएक्टेंस में से कोई एलिमेंटल स्टेट में हो और ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अकर हो तो वो रिएक्शन रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन जाता है। तो मोस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसी कैटेगरी में आते हैं। Now the second point is decomposition reaction. A decomposition reaction occurs when component breaks into two or more simpler substance that general form AB, that is A plus B. So यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दी है और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोटिस क्या है कि नॉट ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर रेडॉक्स रिएक्शन। सो चलो इसको देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक कंपाउंड ब्रेक होकर दो या ज़्यादा जो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका जो जनरल फॉर्म है ए बी, दैट इज ए प्लस बी। तो इस टाइप की रिएक्शन में एक रिएक्टेंट से मल्टीपल प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे यहाँ पे जो है फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे वाटर ब्रेक होकर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नहीं क्या, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। तो हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इस रिएक्शन तो इसलिए ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। एंड उसके बाद यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड, तो इस रिएक्शन में सोडियम हाइड्राइड ब्रेक होकर सोडियम और हाइड्रोजन बनाता है, तो इसलिए प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। उसके बाद जो थर्ड एग्जांपल है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखना कि पोटेशियम क्लोराइड तो डिकम्पोज होकर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाता है, तो रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ पे हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट पे एग्जाम्पल दिया है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो इस रिएक्शन में एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, इसलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन है, सॉरी इसलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। सो स्टूडेंट अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वन एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक एलिमेंट किसी कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड को रिप्लेस कर देता है। इसका जो जनरल फॉर्म है, यहाँ पे देखना जनरल फॉर्म एक्स प्लस एक्स जेड, दैट इज एक्स जेड प्लस वाई। तो यहाँ पे जो एक्स एलिमेंट है कंपाउंड एक्स जेड, सॉरी वाई जेड में से वाई को रिप्लेस कर देता है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइप्स है। तो सबसे पहला जो है मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, इसमें एक मेटल दूसरे मेटल को कंपाउंड से रिप्लेस करता है। जहाँ पे जिसका यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, जिंक ने कॉपर को कॉपर सल्फेट से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे जो जिंक है वो क्या है, ऑक्सीडाइज होता है और कॉपर रिड्यूस होता है। तो एक सिंपल रूल याद रखना, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हमेशा कम रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करता है। उसके बाद जो सेकेंड एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जांपल में देखना कि यहाँ एल्यूमिनियम ने क्रोमियम को रिप्लेस किया है, तो ये रिएक्शन जो है थर्माइट टाइप रिएक्शन जैसा होता है और मेटल एक्सट्रैक्ट करने में यूज़ होता है। देन हमारा जो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है सेकंड जो यहाँ पे है, उसमें एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को कंपाउंड से रिप्लेस करता है। यहाँ जो एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है उसको ध्यान से देखना कि यहाँ सोडियम वाटर में हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। हाँ, दिस एग्जाम्पल यहाँ पे क्लोरीन ने ब्रोमाइन को रिप्लेस किया, क्योंकि क्लोरीन जो है क्लोरीन ब्रोमाइन से ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद यहाँ पे हेलोजन रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो यहाँ पे हेलोजन की रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे, यहाँ पे फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होकर होता है, और आयोडीन आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट किसी कंपाउंड में दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। तो ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होता है जब डिस्प्लेसिंग एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव हो, इसलिए मेटल और हेलोजन की रिएक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कंट्रोल करती है। अब डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें a disproportionation reaction is special redox reaction where the same element is simultaneously oxidized and reduced. So disproportionation reaction एक स्पेशल टाइप की redox reaction होता है जिसमें सेम एलिमेंट एक ही रिएक्शन में simultaneously ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है, मतलब एक एलिमेंट के एटम्स अलग अलग प्रोडक्ट्स में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल को देखो और
सबसे पहले चीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होकर वाटर और ऑक्सीजन बनाता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है इनिशियली कितना होता है, वो -1 होता है, राइट। तो यहाँ पे रिएक्शन के बाद क्या होता है, -1 दैट इज 0। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और उसके बाद यहाँ पे जो -1 है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे -2, जिसे हम रिडक्शन कहते हैं। क्या हो जाएगा ये रिडक्शन, इसलिए ऑक्सीजन सेम रिएक्शन में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों होता है। अब यहाँ पे क्लोरीन का एग्जाम्पल देखना, ठीक है। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ठीक है। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 होता है। तो 0 होने के कारण यहाँ पे प्रोडक्ट्स में क्या होगा कि ClO माइनस, तो इसमें क्या हुआ कि ये +1 है, तो ये +1 क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज होने के कारण जो Cl माइनस है इसमें -1 हो गया, तो ये रिडक्शन हुआ। तो इसलिए ये भी क्या हुआ, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है। यानी यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो प्रोडक्ट्स में क्या हुआ, जो ClO माइनस है वो क्या हुआ, उसमें 1+ आयंस होते, तो वो ऑक्सीडेशन होता है। और यहाँ पे कितना, -1 होता है Cl माइनस में, तो उसके कारण क्या हुआ, वो रिडक्शन हुआ। तो इसलिए ये भी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है। उसके बाद फॉस्फोरस, यहाँ पे देखना जो एग्जाम्पल है फॉस्फोरस, तो इस रिएक्शन में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 से चेंज होता है। यानी प्रोडक्ट्स में जो फॉस्फाइन है PH3, तो PH3 में कितना है, -3 है। और हाइपोफॉस्फाइड आयन उसमें कितना है, हाइपोफॉस्फाइड आयन जो H2PO2 माइनस है, तो इसमें कितना हुआ, इसमें +1 हुआ। तो यहाँ भी फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस दोनों होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में सेम एलिमेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही एलिमेंट में साइमल्टेनियसली अकर करता है। नाउ बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। सो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें मतलब मीनिंग ऑफ बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का मतलब होता है कि एटम का नंबर दोनों साइड इक्वल हो और टोटल चार्ज भी इक्वल हो। तो इस प्रोसेस में यहाँ पे देखना जो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, इसलिए बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ देखना दो मेन मेथड्स है, ऑक्सीडेशन नंबर और हाफ रिएक्शन मेथड। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, सबसे पहले देखना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जिसमें यहाँ पे स्टेप्स दिए जो, तो हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना पड़ता है। जो इंक्रीज हो रहा है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं और जो डिक्रीज हो रहा है उसे हम रिडक्शन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन को इक्वल करके रिएक्शन बैलेंस किया जाता है। तो ये मेथड सिंपल रिएक्शन में काफ़ी यूजफुल होता है। उसके बाद जो हाफ रिएक्शन मेथड है, तो हाफ रिएक्शन मेथड में क्या होता है कि जो आयन है, इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं उसको, और इस रिएक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। फिर दोनों रिएक्शन को इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करके कंबाइन किया जाता है। तो ये मेथड एक्वायस सोल्यूशन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अब यहाँ पे दो चीज़ बताई गई है कि बैलेंस रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, कि एटम का नंबर इक्वल होना चाहिए, उसके बाद जो टोटल चार्ज है वो भी बैलेंस होना चाहिए, यानी इक्वल होना चाहिए दोनों, तो तभी रिएक्शन साइंटिफिकली करेक्ट होता है। तो यहाँ पे उसके बाद द चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड्स ऑन कन्वीनियंस ऑफ द यूज़र। सो कौन सा मेथड यूज़ करना है ये यूज़र के कन्वीनियंस पर डिपेंड करता है, जिसमें सिंपल रिएक्शन जो कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, और आयोनिक सोल्यूशन दैट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो कि हाफ रिएक्शन मेथड है। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उसके हम स्टेप्स देखेंगे, स्टेप्स टू बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहला टेस्ट स्टेप क्या होता है, राइट करेक्ट फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का करेक्ट केमिकल फार्मूला लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर फार्मूला गलत होता है तो पूरा बैलेंसिंग गलत हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 2 में क्या होता है, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल एटम्स, यानी अब रिएक्शन के हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो, जिसमें रूल्स फॉलो करके पता लगता है कि एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जैसे कि एलिमेंट
एलिमेंट इन फ्री स्टेट दैट इज ज़ीरो। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूजुअली कितना होता है, उसका -2 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, उसका +1 होता है। तो यहाँ पे इस स्टेप में हमें पता चलेगा कौन ऑक्सीडाइज होता है और कौन रिड्यूस होता है। उसके बाद स्टेप 3 में क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखना आइडेंटिटी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो जिसमें अब चेक करना पड़ता है किस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज है तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जैसे कि अ, यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा मैंने, तो यहाँ पे देखना ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पे +2 है चार्ज और +3 भी है। तो मतलब क्या हुआ, ये हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। अब स्टेप 4 में क्या बताता है, इक्वलाइज इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वल करना पड़ता है। तो इसके लिए हम सूटेबल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं। इसका रीज़न ये है कि रेडॉक्स रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन होना चाहिए। यानी ये रेडॉक्स रिएक्शन का एक फंडामेंटल रूल है, जिसमें सिंपली मैं एक चीज़ बताऊँ, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में 4 स्टेप्स रखने चाहिए। ठीक है। फॉर्मू सबसे पहला स्टेप क्या है, जिसमें फार्मूला लिखना पड़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना पड़ता है, चेंज आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और इंक्रीज और डिक्रीज इक्वल करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो फिफ्थ स्टेप है वो क्या बताता है, इफ रिएक्शन अकर्स इन सोल्यूशन, तो उसमें क्या करना पड़ता है, एड H+ ions for acidic medium and add OH- minus for basic medium to balance charges। अगर स्टूडेंट रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में हो रहा है तो चार्ज बैलेंस करने के लिए आयंस ऐड किया जाता है। तो मीडियम के अकॉर्डिंग आयंस ऐड होता है। तो एसिडिक मीडियम में क्या करना पड़ता है कि चार्ज बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन आयन जो H+ आयंस है वो उसको ऐड करना पड़ता है, और बेसिक मीडियम में चार्ज बैलेंस करने के लिए हाइड्रोक्साइड आयन जो OH- आयन ऐड करना पड़ता है। तो इस स्टेप का गोल क्या होता है, रिएक्शन के दोनों साइड्स को टोटल इक्वल करना। अब 6 स्टेप क्या बताता है हमें कि बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग H2O molecules। Then after balancing atom and charges the equation becomes balanced redox equation। So अब अगर इक्वेशन में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन एटम्स अनइक्वल हो तो उन्हें बैलेंस करने के लिए जो H2O मॉलिक्यूल्स ऐड किया जाता है। सो एक क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, H2O ऐड करना पड़ता है, और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+ या OH- एंड ऐड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखना एटम इक्वल हो जाए तो टोटल चार्ज इक्वल हो जाएगा, और तो रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस क्या हो जाएगा, रेडॉक्स इक्वेशन बन जाती है। तो ये मेथड रेडॉक्स रिएक्शन को सिस्टमैटिक तरीके से बैलेंस करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो हाफ रिएक्शन मेथड है, इसमें क्या है, ये मेथड रिएक्शन को 2 पार्ट में स्प्लिट करने के लिए यूज़ होता है, जो कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो अब इसको हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो सबसे पहला स्टेप क्या बताता है, राइट द अनबैलेंस आयोनिक इक्वेशन। तो ये अनबैलेंस आयोनिक इक्वेशन लिखी हुई है, तो यहाँ पे अभी अनबैलेंस्ड है, मतलब एटम और चार्ज दोनों बैलेंस नहीं है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना पड़ता है, देखो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है उसमें F2+ और Fe2+ एंड Fe3+। तो यहाँ Fe2+ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ पे देखना Cr2O7 -2, यहाँ पे Cr3+ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये जो यहाँ पे Cr2O7 -2 के Cr आयंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का भी बैलेंस नहीं हो रहा है। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है कि बैलेंस एटम एक्सेप्ट H एंड O। तो Fe के लिए ऑलरेडी 1 Fe लेफ्ट है और 1 Fe राइट है, तो क्या वो बैलेंस है। तो Cr के लिए जो 2 Cr लेफ्ट है, लेफ्ट साइड है, और 2 Cr राइट, तो क्या वो दोनों बैलेंस्ड हुआ। अब फोर्थ स्टेप में क्या बताता है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने बोला कि फोर्थ पॉइंट जहाँ पे बैलेंस O एटम्स यूजिंग H2O एंड H एटम्स यूजिंग H+। सो बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स जो कि यूज़ कर रहा है H2 molecules and balance hydrogen atoms using H+ ions। So अब स्टूडेंट यहाँ पे पहले ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए H2 मॉलिक्यूल्स ऐड करना पड़ता है, देन फिर हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए H+ आयंस ऐड करना पड़ता है। फिर जो एग्जांपल दिया था Cr2O7
2- में 7 O एटम्स है, तो प्रोडक्ट साइड में 7 H2O मॉलिक्यूल्स ऐड किए गए, तो H एटम्स को बैलेंस करने के लिए 14 H+ आयंस ऐड करने पड़ते हैं। तो उसके बाद फिफ्थ स्टेप क्या है कि बैलेंस चार्जेस बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स E-। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट साइड में ऐड करना पड़ता है, फिर उसके बाद रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट साइड में ऐड करना पड़ता है। उसके बाद 6 पॉइंट क्या बताता है, 6 पॉइंट ये बताता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हाफ रिएक्शन टू इक्वलाइज इलेक्ट्रॉन, ताकि इलेक्ट्रॉन लॉस जो लूज करके इलेक्ट्रॉन गेन हो। और अगर एक हाफ रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन्स यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो, तो दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो जाएंगे, यानी दोनों इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद 7 पॉइंट क्या बताता है कि दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड करना पड़ता है, जो इलेक्ट्रॉन दोनों साइड में कैंसिल हो सकते हैं और उन्हें कैंसिल कर देना चाहिए। तो फाइनल रिएक्शन क्या बनेगा हमारा, 6Fe2 प्लस Cr2O7 -2 प्लस 14H+, दैट इज 6Fe3 प्लस 2Cr3 प्लस 7H2O। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe2 प्लस ऑक्सीडाइज हो रहा है और Fe3 प्लस आयन बन रहा है। तो उसके बाद Cr2O7 2- रिड्यूस हुआ, तो क्या बना, Cr3+ और H+ और H2 आइटम्स को बैलेंस करने के लिए ऐड किया गया है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए और फाइनल इक्वेशन के फॉर्म में आ गई है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेडॉक्स रिएक्शन एज द बेसिक्स फॉर टाइट्रेशन। सो फर्स्ट पॉइंट क्या बताता है, फर्स्ट पॉइंट हमें कि जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन में पीएच इंडिकेटर्स का यूज़ होता है, वैसे ही रेडॉक्स टाइट्रेशन में रेडॉक्स इंडिकेटर का यूज़ होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ डिटरमाइन करना पड़ता है। उसके बाद हमें पॉइंट टू क्या बताता है, इन रेडॉक्स टाइट्रेशन द एंड पॉइंट इज डिटेक्टेड बाय अ कलर चेंज। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन का एंड पॉइंट तब डिटेक्ट होता है जब कलर चेंज आता है। ये कलर चेंज तब होता है जब इंडिकेटर ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होता है। अब स्टूडेंट्स, इसमें दिस कलर चेंज अकर व्हेन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ एन इंडिकेटर टेक्स प्लेस। सो इंडिकेटर का कलर चेंज बता देता है रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, KMnO4। तो यहाँ पे टाइट्रेशन में सॉल्यूशन का कलर पिंक आते ही रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद 4 पॉइंट क्या बताता है हमें, 4 पॉइंट ये बताता है कि ये टाइट्रेशन हेल्प करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने में, जिसमें ये चीज़ बताता है कि रेडॉक्स टाइट्रेशन का यूज़ होता है वाटर एनालिसिस, ब्लीचिंग एजेंट और लैब प्रिपरेशन में। तो ये एक्यूरेट मेथड है और कॉन्सेंट्रेशन डिटर्मिनेशन के लिए भी है। सो स्टूडेंट्स, एसिड बेस टाइट्रेशन में जैसे पीएच कलर चेंज बताता है, वैसे ही रेडॉक्स टाइट्रेशन में रेडॉक्स इंडिकेटर कलर चेंज होता है और बताता है कि रेडॉक्स एजेंट का अमाउंट कितना है करके। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है, सेल्फ इंडिकेटर। सो इन सम टाइट्रेशन द रीजन इटसेल्फ एक्ट एज एन इंडिकेटर। सो कुछ रेडॉक्स टाइट्रेशन में रीजन खुद इंडिकेटर का काम करता है, तो इस मेथड में अलग इंडिकेटर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद जो सेकंड यहाँ पे एग्जांपल दिया है, permanganate ion MnO4-। So MnO4- has a deep purple color. So MnO4- का कलर डीप पर्पल होता है, तो ये खुद ऑक्सीडाइज एजेंट और इंडिकेटर का काम भी करता है। उसके बाद when it reacts with reducing agent and it gets reduced। so यहाँ पे देखना, जब रिएक्शन जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, जब MnO4- किसी रिड्यूसिंग एजेंट जैसे Fe2+ या C2O4 2- के साथ रिएक्ट करता है, तो MnO4- रिड्यूस होता है, तो ये क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पे फेन परमानेंट पिंक कलर अपियर्स व्हेन ऑल रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज। जब सारा रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो सॉल्यूशन में फेन परमानेंट पिंक कलर अपियर होता है, तो ये कलर रिएक्शन कंप्लीट होने का एक सिग्नल देता है। उसके बाद दिस कलर अपियर इवन एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, अप्रॉक्स 10⁻⁻6 मोल लीटर -1। तो यहाँ मेथड बहुत सेंसिटिव है, कलर चेंज डिटेक्ट होता है बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन पे। अब स्टूडेंट, यहाँ अलग से इंडिकेटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर मैग्नेट खुद पर्पल कलर से बताता है कि रिएक्शन हो रही है। जैसे ही सारे Fe2+ आयन ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो सॉल्यूशन में जो हल्का हल्का पिंक कलर दिखाई देता है।
अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट, इंडिकेटर मेथड। सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर नॉट सेल्फ इंडिकेटर्स, यानी कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंडिकेटर का काम नहीं करता। ऐसे केसेस में एक्सटर्नल इंडिकेटर ऐड करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे डिक्रोमेट आयन, ठीक है, तो डिक्रोमेट आयन कुछ क्या होता है कि उसका कलर ऑरेंज होता है, तो टाइट्रेशन के दौरान क्लियर कलर चेंज नहीं होता, इसलिए खुद एंड पॉइंट तक डिटेक्ट नहीं होता है। उसके बाद जो एक्सटर्नल इंडिकेटर है, जैसे जैसे डाइफेनामाइन इज यूज, तो डाइफेनामाइन जैसे इंडिकेटर ऐड किया जाता है, तो इंडिकेटर का रोल एंड पॉइंट को क्लियरली दिखाना होता है। उसके बाद डाइफेनामाइन ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, डाइफेनामाइन इज ऑक्सीडाइज जब इक्विवेलेंस पॉइंट क्रॉस हो जाता है, तो सॉल्यूशन का कलर इंटेंस ब्लू हो जाता है। अब स्टूडेंट्स ये याद रखना कि यहाँ पे जो डिक्रोमेट है पर्पल या पिंक कलर नहीं बताता है, इसलिए डाइफेनामाइड को ऐड करना पड़ता है। तो जैसे ही सारा रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो डिफेनामाइन ब्लू हो जाता है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, आयोडोमेट्रिक मेथड, जिसमें सम रीजन ऑक्सीडाइज आयोडाइड आयंस, दैट इज I- टू प्रोड्यूस आयोडाइन, दैट इज I2। सो यहाँ पे देखना, कुछ ऑक्सीडाइजेशन एजेंट में माइनस आयोडाइड आयंस होते हैं, तो ऑक्सीडाइज करके I2 आयोडाइड बनाते हैं। तो ये I2 का फॉर्मेशन ही रेडॉक्स टाइट्रेशन का सिग्नल है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, 2Cu2 प्लस आयंस प्लस 4I माइनस, देन वो क्या देता है, Cu2L2 Cu2I2 प्लस I2। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ Cu2 प्लस आयंस क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जहाँ पे I माइनस रिड्यूसिंग एजेंट है और I2 फॉर्म होता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे जो जनरेटेड I2 को थियोसल्फेट आयन से ट्राइटेड किया जाता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन दिया है, तो ये आयोडीन फिर से I प्लस यानी जो I माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो स्टार्च इंडिकेटर है, आयोडीन फॉर्म्स अ ब्लू कॉम्प्लेक्स विद स्टार्च, तो स्टार्च सॉल्यूशन ऐड करने से I2 ब्लू कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये ब्लू कलर एंड पॉइंट डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे देखना, iodine react with thiosulfate ants, the blue color disappear, then disappearance of blue starch iodine color। so जैसे थियोसल्फेट से आयोडीन कम्प्लीटली रिएक्ट करता है, तो ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स ब्लू कलर का डिसअपियरेंस ही बताता है कि सारा आयोडीन रिएक्ट हो गया है और टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया है। नाउ और लास्ट सेकंड टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। सो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या बताता है कि ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट रिडॉक्स रिएक्शन समझने में हेल्प करता है। ये बताता है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। देन उसका सेकंड पॉइंट क्या बताता है यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन नंबर अज्यूम करता है कि इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफर हो गया है कि नहीं, लेकिन हर कंपाउंड में ये सच नहीं होता, कि स्पेशली कोवैलेंट कंपाउंड में। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है कि कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर होते ही ट्रांसफर नहीं होता, जैसे कि H2O। तो H2O में जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है वो। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये बताता है हमें कि ऑक्सीडेशन नंबर कभी कभी सिर्फ अप्रोक्सीमेट आइडिया देता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं, एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते नहीं है। देन स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर एक हेल्पफुल टूल है, लेकिन हर सिचुएशन में 100% करेक्ट नहीं होता है, स्पेशली कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स या एस्टिमेट वैल्यू देता है ना। इन मॉडर्न केमिस्ट्री रेडॉक्स प्रोसेस आर एक्सप्लेन यूजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि आज के मॉडर्न केमिस्ट्री में रेडॉक्स प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पर एक्सप्लेन किया गया है ना, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या है कि डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड एन एटम। यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब है होता है कि एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है होती है वो कम हो जाती है, मतलब एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, या वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, शेयर करना छोड़ देता है। उसके बाद जो रिडक्शन है, रिडक्शन इंक्रीजेस इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड एन एटम। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, की एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ना, एटम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं या वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है ना। फोर्थ पॉइंट इज, ये अप्रोच एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को दिखाता है, ना कि सिर्फ अप्रोक्सीमेट आइडिया जैसे ऑक्सीडेशन नंबर देता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है
एक एग्जांपल देता हूँ, Fe3 प्लस सॉरी Fe3 माइनस दैट इज Fe2 प्लस। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे Fe3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुआ है, यानी कि वो क्या हो रहा है, वो रिडक्शन हो रहा है। और जब Fe2 प्लस से Fe3 प्लस हो रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस। सो फर्स्ट पॉइंट हमें ये बताता है कि जब जिंक रॉड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करता है तो क्या होता है, जिंक जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, जिससे हमें जिंक जो है जिंक 2 प्लस आयन मिलता है। तो यहाँ पे देखना कि क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज होता है तो Zn 2 प्लस आयन बन जाता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। उसके बाद यहाँ पे देखना जो कॉपर है, सॉरी यहाँ पे जो कॉपर है ना, वो कॉपर रिड्यूस होता है और कॉपर मेटल बन जाता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ना थर्ड पॉइंट ये बताता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डायरेक्टली फ्रॉम जिंक टू कॉपर। तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ट्रांसफर होते ही जिंक से कॉपर आयन में जाता है। देन हीट इज ऑल्सो रिड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होती है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में क्या बताता है कि अगर हम चाहे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इनडायरेक्टली के थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट में भी कर सकते हैं, लेकिन रिएक्शन को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह हम रेडॉक्स रिएक्शन का स्टडी और कंट्रोल कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिक ऑफ गैल्वेनिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए फाउंडेशन है, जिसमें जो जिंक है, जिंक रॉड दैट इज CuSO4, ये जो है ये सोल्यूशन क्या हुआ, ये सोल्यूशन इलेक्ट्रॉन फ्लो में हुआ जिससे कॉपर डिपॉजिट हुआ। तो इस सबको क्या बोलेंगे कि ये बेसिक ऑफ गैल्वेनिक या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के लिए फाउंडेशन है। अब यहाँ पे जो है डैनियल सेल, तो इन द मॉडिफाइड एक्सपेरिमेंट जिंक रॉड इज रिप्लेस इन जिंक सल्फेट solution, so copper rod is placed in copper sulfate solution। so यहाँ पे स्टूडेंट जिंक रॉड को जिंक सल्फेट सोल्यूशन में रखा जाता है, तो कॉपर सल्फेट को सोल्यूशन में कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में रखा जाता है। तो दोनों सोल्यूशन को सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो मेटल्स को वायर के थ्रू जोड़ते हैं ना, जिसमें एमीटर और स्विच होता है। तो ये पूरा अरेंजमेंट डैनियल सेल से होता है, यानी इसको हम डैनियल सेल कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करता है, तो वायर के थ्रू करते हैं, तो वायर के थ्रू होता है। तो आयन मूवमेंट, सॉल्ट ब्रिज में आयन्स मूव करते हैं जिससे इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ पे देखना जिंक इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज होता है, तो Zn 2 प्लस आयन बनाता है, जिसमें कॉपर इलेक्ट्रोड रिड्यूस होता है और कॉपर डिपॉजिट होता है। तो करंट फ्लो दिखाता है केमिकल एनर्जी का, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकली एनर्जी में कन्वर्ट करना। उसके बाद यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स सॉल्ट ब्रिज में एनायंस और कैटायंस फ्लो हो रहे थे। तो स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स को गैल्वेनिक सेल का वर्किंग प्रिंसिपल क्लियरली समझाता है। तो स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल रेडॉक्स रिएक्शन का इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन दिखाता है, जो बैटरीज और सेल के लिए फाउंडेशन होता है। अब हमारा लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अ redox couple contains both oxidized and reduced form of a substance। So students, redox is a part of chemical species where one is oxidized and other is reduced। यानी एक रेडॉक्स कपल वो होता है जिसमें एक सब्सटेंस के ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस फॉर्म दोनों प्रेजेंट होते हैं। जैसे जिंक 2 प्लस और जिंक, यहाँ जिंक मेटल रिड्यूस हो सकता है, लेकिन जिंक या फिर जिंक 2 प्लस आयंस ऑक्सीडाइज हो सकता है। उसके बाद जैसे कॉपर है, कॉपर या फिर कॉपर 2 प्लस आयंस, तो कॉपर 2 प्लस आयंस रिड्यूस हो सकता है और कॉपर मेटल ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो कपल का मतलब होता है पैर, दोनों फॉर्म्स
साथ सोचो, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसमें हमें क्या बताता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कि इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स या गेन या फिर लूज करने की टेंडेंसी रखता है। अगर किसी मेटल को इलेक्ट्रॉन्स मिलने या ज़्यादा चांस है तो रिडक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग है। अगर किसी मेटल को इलेक्ट्रॉन देने का ज़्यादा चांस है तो ऑक्सीडेशन के लिए वो स्ट्रॉन्ग है। तो सोचो तो स्टूडेंट सोचो, इलेक्ट्रोड एक इलेक्ट्रॉन चलने वाला या देने वाला प्लेयर है। ओके। उसके बाद एक और चीज़ बताता हूँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जिसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन होता है जब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल यानी 1 मोल लीटर फॉर आयंस अदर, या फिर प्रेशर जो कि 1 एटमॉस्फेयर फॉर गैस एंड टेम्परेचर दैट इज 298 केल्विन यानी 25 डिग्री अप्रॉक्स 25 डिग्री सेल्सियस, तो जो रूम टेम्परेचर होता है। तो ई इसलिए स्टैंडर्ड है ताकि सब मेटल्स के पोटेंशियल को एक ही बेस पर कंपेयर किया जाए। उसके बाद यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए है, जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए जो एग्जांपल दिए है, जिंक 2+ आयंस और जिंक। तो यहाँ पे जो ई हुआ उसका वो क्या हुआ, माइनस सॉरी ई क्या हुआ यहाँ पे -0.76 वोल्ट। उसके बाद जो कॉपर है, कॉपर में कॉपर 2+ आयंस या फिर कॉपर, उसका क्या हुआ ई यहाँ पे +0.34 वोल्ट। यानी जिंक इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर करता है जो कि ऑक्सीडेशन होता है, और कॉपर इलेक्ट्रॉन्स लेना प्रेफर करता है यानी रिडक्शन। तो स्टूडेंट्स माइनस का मतलब इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब इजी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ देखना, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल से हम रिडॉक्स रिएक्शन के डायरेक्शन और स्पॉन्टेनिटी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा है पॉजिटिव ई उतना ज़्यादा सब्सटेंस रिड्यूस करने में स्ट्रॉन्ग, जितना ज़्यादा नेगेटिव ई तो उतना ज़्यादा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज करने में स्ट्रॉन्ग। तो ये एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल रैंकिंग सिस्टम है मेटल्स और आयंस के लिए।